हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। आज जो हम मॉड्यूल पे बात कर रहे हैं वो 18 मॉड्यूल की बात करेंगे और इसमें हम गतिविधि 1 और गतिविधि 3 को सीखेंगे। और जो हमारा मॉड्यूल है, जैसे कि आपको पता ही है कि अधिकारों की समझ, शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012 की बात करता है। ठीक है, ये सभी के लिए है। तो हम देख लेते हैं इसमें गतिविधि 1 और 3 के क्वेश्चन क्या हैं और उसके आंसर्स क्या हैं। अगर आपने ये गतिविधि पहले भी कर ली है तो भी आप इसको देख सकते हैं, ताकि आप अपने एनालिसिस कर सकें आंसर का कि क्या आंसर थे और किस प्रकार से आपके गलत हुए, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे गतिविधि 1 और 3 क्या कहती है। ठीक है, दीक्षा ऐप में जाना है और दीक्षा ऐप में हमें सर्च करना है। और सर्च करने पे हमने पहले ही लिख के रखा है निष्ठा एमपी के नाम से आपको सर्च करना है। अगर आपने सर्च नहीं करना चाहते और फ़िल्टर लगाना चाहते तो आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप उंगली से फिंगर से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चले जाइए और हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं वो है ये एमपी अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है दोस्तों। इसमें हम बच्चों को भी जागरूक करें और ख़ुद भी जागरूक हों कि ये किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, यौन शोषण को। और पोक्सो अधिनियम क्या है इसके बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के लिए आप वीडियो और इनको समझ लीजिए पीडीएफ को। और इसमें वही कई तरह की डेट्स और फैक्ट्स दिए हैं जिसको आपको समझना है, और ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है और जो हमें बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें गतिविधि 1 कहाँ पर है। वो बच्चों और अधिकारों बच्चे और बच्चे के अधिकारों को समझना, इस पर आपको क्लिक करना है गतिविधि 1 को करने के लिए। और इसमें गतिविधि 1 दिया है अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। मतलब अधिकार और आवश्यकताएं में मतलब पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होते हैं हमारे और आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं। इनमें अधिकार और कुल मिला के अधिकार और इच्छाएं में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलाएं पे क्लिक कर लेते हैं और चलाएं पे क्लिक करके देख लेते हैं हमारे वीडियो में गतिविधि 1 और 5 क्या दी हुई है। ठीक है, सॉरी, गतिविधि 1 और 3 थी शायद, है ना। तो हम पहला गतिविधि 1 कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी गतिविधि देखेंगे। तो गतिविधि 1 बोलती है कि इसमें हमको देखना है कि अधिकार कौन से हैं और आवश्यकताएं और इच्छाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उन उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों कि सही है कि गलत है। हम बोल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की राय की बात कर रहे हैं। और ये बोल रहा है कि जो परिपक्वता और अनुभव है वो उस पर आधारित नहीं होती राय। ठीक है, और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। मतलब हम उनकी बात ना सुने, या हम ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं या अनुभव लेते हैं उनकी जो राय है उस पर आधारित नहीं होती। ये तो गलत ही होगा दोस्तों। ये बच्चों को ये बिल्कुल नेगेटिव सी ई सेंटेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम बच्चे की बात सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और उसके बाद बोल रहा है जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे अधिकार दिए गए थे दोस्तों इसमें, ये हमने नाम से ही पता है दोस्तों कि कई प्रकार के अधिकार हमको बताया गया था। और UNCRC जो है, UNCRC, ठीक है, तो इनने जो अधिकारों को आसानी से समझाने के लिए इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो अधिकार, जो विकास के अधिकार की बात की जा रही है, तो विकास के अधिकार में जो है कौन सा, नाम से समझ में आ रहा है कि विकास का अधिकार मतलब जो बच्चों को अगर बच्चों के विकास में कुछ काम करे तो वो क्या हो गया, विकास का अधिकार हो गया। जैसे कि विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, पहली बताई थी उत्तरजीविता, है ना। पहली उत्तरजीविता थी जिसमें हमको क्या बोला था कि बुनियादी ज़रूरतें जो भी जो मेन बेसिक ज़रूरत होते हैं, जैसे खाना पीना रहना
और चिकित्सा, है ना। और फिर दूसरा बताया था संरक्षण। संरक्षण में मतलब कि सभी प्रकार के जो दुर्व्यवहार होते हैं या उनसे बचाना, शोषण से बचाना। और भागीदारी मतलब अपनी सभी चीज़ों को बताना, व्यक्त करना। और ये जो हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम मनोरंजन के साधन कुछ देखते हैं या कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, खेल खेल में कुछ सीखते हैं, तो ये विकास में आ जाता है। या संस्कृति सीखते हैं, कुछ भी त्योहार के बारे में सीखते हैं, या ये सब विकास में आ जाते हैं, तो ये सही हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम एक साइकिल प्रदान कर रहे हैं, तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं, तो ये सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो जो सभी अधिकार जो होते हैं वो चाह से संबंधित होते हैं और ज़रूरत से संबंधित होते हैं, जैसे कि हमको पता है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया था। नहीं नहीं है ये सभी अधिकार जो होते हैं किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो मतलब हम समझ लेते हैं, जैसे अधिकार और अधिकार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकता मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भोजन। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कि हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, ये जो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ होती हैं, जैसे कि खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमारी हिंसा से भी संरक्षण हमको चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल के बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो ये मोबाइल फ़ोन है जो है, ये बच्चे की इच्छा हो गई, कि महंगे कपड़े हो गए, साइकिल हो गई, तो ये बच्चे की इच्छा हो गई, लेकिन इसकी आवश्यकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों के जो अधिकार हैं, अगर हम बात करें, जैसे कि भोजन, कपड़े, ठीक है, जो भोजन कपड़े हो गए ये ज़रूरी है, और आश्रय जहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है, और स्नेह, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और हिंसा से बचाव, ये बच्चों के अधिकार हैं, जिन्हें देना पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी अधिकार होते हैं किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित होते हैं, मतलब जो हमारी चाह है वो भी इसमें अधिकार में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सही हो गया। तो सही तो हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा था, इस नहीं कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने उल्टा कर दिया, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो हम ये बोल रहे हैं कि दोस्तों हम बच्चों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे को जानना, खोजना और उन दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा भी हम भी अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं, और बच्चे भी अपने विचारों को साझा करने का उनका भी अधिकार है। और कला और लिखने या अन्य किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से वो अपने विचार मतलब अपने जानने और खोजने का अधिकार है, इसलिए ये सही हो गया। बच्चों को क्या कि बड़ों को भी ये अधिकार है। ठीक है, दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए अच्छा स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ये भी सही हो गया, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी वो पढ़ पाएंगे, और पीने का पानी ये सभी की बेसिक नीड है, जो भोजन है, और एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना ज़रूरी है। तो ये सही हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 5 के ही आंसर दे दिए, स्किप एक भी नहीं किया। और हम सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हुए। तो हमारे 5/5 आ गए हैं। अगर आपका आंसर जो है संतुष्ट नहीं था और मतलब 5/5 नहीं आया था, तो आप रीडू बटन पर क्लिक करके और फिर से अपने आंसर को सुधार कर सकते हैं, और अपने जो स्कोर है उसको बेटर कर सकते हैं, और कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर संतोषजनक आ गया है, तो आप इसको एग्जिट बटन पर क्लिक करके आप बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी सॉल्व हो गई। अब हम दूसरी प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं कि कौन सी गतिविधि थी जिसको हमको सॉल्व करना है, जिसमें हमें प्रश्न पूछे जा रहे थे। ये अगली गतिविधि है जो है वो 3 है, वो और वो किस में आएगी, आपकी आपकी जो तीसरी गतिविधि है दोस्तों, वो बाल
शोषण को समझना। इसमें ये गतिविधि 3 पूछी जा रही है, इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम क्लिक करके और देख लेते हैं। और इससे पहले कि वीडियो PDF नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाल दुर्व्यवहार क्या है, बाल लैंगिक शोषण क्या है और उनके प्रकार क्या हैं, यह सब आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। और बाल लैंगिक शोषण भी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको देखने हैं। और इनके कई प्रकार के ये जो CSA है ना, तो इसके फुल फॉर्म भी याद करना ज़रूरी है। पिछले वाला जो गतिविधि थी उसमें भी जो पूछा गया था वो भी आपको उसका भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी पहले गतिविधि 3 देख लेते हैं। अपनी समझ को जांचें, ठीक है। तो गतिविधि 3 जो है उसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो UNCRC पढ़ा था, ठीक है। तो इसका भी मतलब हम पहले देख लेते, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो चिल्ड्रन के जो राइट हैं, जो चाइल्ड के जो राइट्स हैं, उसके जो कन्वेंशंस हैं, उनके जो रूल्स हैं, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC में दिया गया है, ठीक है। सारे राइट्स की बात इसमें चाइल्ड की बात की गई है। अब ये गतिविधि जो कर रहे हैं हम, सही या गलत पता है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो ये समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो ये गलत हो गया दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना गलत हो गया क्वेश्चन, ये आंसर। दोस्तों ये देखिए कि बालकों के जो भी बालक होते हैं, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, मानसिक तौर पर जो उनके साथ यौन शोषण हो रहा है या यौन उत्पीड़न हो रहा है या पोर्नोग्राफी के खिलाफ अपनी बात कहने में सक्षम नहीं होते और उन्हें बड़ों के द्वारा ये घन्य अपराध जो उजागर होता है, मतलब उनके द्वारा किया जाता है, जो बड़ों के द्वारा उनको डराया भी जाता है और धमकाया भी जाता है। इसलिए वो अपनी बात को कह नहीं पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और वो जो है ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो वो धकेल भी नहीं पाते। कई बार क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो धकेल नहीं पाते और बच्चा जो है चिल्ला और विरोध भी नहीं कर पा रहा, वो डरे हुए होते हैं दोस्तों। क्योंकि वो बैड टच और गुड टच के बारे में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको नॉलेज भी नहीं होता और जागरूक भी नहीं होते और बात कहने में सक्षम नहीं हो पाते और वो सुरक्षा भी अपनी नहीं कर सकते या ये जो स्वास्थ्य है उनके बारे में ये जानते भी नहीं हैं, ठीक है। और ये जो दुष्कर्म वो कर रहे हैं, इनकी जानकारी का भी अभाव उनमें रहता है और कभी कभी तो वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। और उनको जब कभी कभी डराया जाता है या धमकाया जाता है तो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते और वो कुछ कह भी नहीं पाते। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो रुचि रखते हैं, बच्चा इस कृत्य में रुचि रखता है तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं बता पा रहा है अब उसके बारे उसके साथ क्या हुआ या उसके बारे में जागरूक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसमें रुचि लगता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। ये गलत हो गया दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि ना जैसे कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं बाल यौन शोषण, मतलब जिसको हम CSA भी कह सकते हैं। नहीं, एक मिनट, CSA भी बोलते हैं, बाल यौन शोषण को CSA भी बोलते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। तो इसको इंग्लिश में CSA बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है बाल यौन शोषण, ठीक है। तो जो अधिकांश तो लैंगिक शोषण होते हैं किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो बच्चे के लिए अजनबी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा होता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं और जो व्यक्ति इनके लिए शोषण करते हैं वो अजनबी नहीं होते, बल्कि उनको बहला के फुसला के और कई तरीके से उनको अच्छे से बात करके या एक हम कह सकते हैं मोर पावरफुल पर्सन होता है और जो अपनी
तो दोस्तों यानी कि यौन संतुष्टि के लिए क्या करता है कि बच्चों का उपयोग करने का कृत्य करता है। और बाल लैंगिक शोषण में क्या होता है कि बच्चे के शरीर पर हिंसा शामिल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमेशा विश्वास का उल्लंघन होता है। जो देख रेख वाले जो रिश्ते होते हैं उसी में ये निहित होता है, क्योंकि वो उसी जो देख रेख करता है उसके द्वारा ही ये दुरुपयोग करने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उसमें वो बच्चे को बहला फुसला के और अपना यौन संतुष्टि के लिए ऐसा कर सकता है। या फिर इसके लिए हो सकता है दोस्तों कि जो वो ये कर रहा है उसकी उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या वो उनकी संतुष्टि ना हो पाई हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा होगा, या फिर उसको उचित वातावरण नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अजनबी नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी कोई ना कोई रिश्तेदार हो सकता है। हम इसमें अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं वो कहानियाँ नहीं बनाते हैं, और जो बच्चे को जानने वाला होता है या विश्वास करने वाला होता है या जिम्मेदार की स्थिति वाला व्यक्ति होता है, वो ही ऐसा कर सकता है, बहला सकता है, फुसला सकता है। ठीक है, जो जो बच्चे होते हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, और वो असुरक्षित स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श को पहचान नहीं पाते हैं, मतलब गुड टच और बैड टच को भी पहचान नहीं पाते हैं। तो वो इसके अंदर फंसते ही चले जाते हैं, और वो क्योंकि इसके बारे में जागरूक नहीं है तो वो उनको चुप रहना पड़ता है, और वो सोचते हैं कि हमारी गलती है, और उजागर और डराया एंड धमकाया भी कभी कभी जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जब भी जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। लेकिन ऐसा गलत है, ये गलत हो गया, क्योंकि जिसने ये कर्म किया है वो तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वयस्क के बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाने यौन शोषण की बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल ये सही हो गया, क्योंकि इसी से वो बहला के फंसा के और मौका देख के अपना ये सब चीज़ें करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम में मदद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम उनको अगर वो तैयार नहीं है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये आपका अधिकार है, और आप कि ये जो है सब चीज़ें उनके अधिकार के बारे में बता सकते हैं, और ये हम उनकी बता सकते हैं कि जो बच्चा है उस पर हम बताएं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, और जो भी उसके उन्होंने इस बारे में बताया इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और उनकी जो भावनाएं हैं, क्रोध, लज्जा, भय, उदासी, ये सब स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भले ही बच्चे ने ना बताया हो कि पहले दुर्व्यवहार कब शुरू हुआ, दुरुपयोग जारी रखने के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं था, उन्हें बताना चाहिए कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था। और ये भी बताएं कि जो भी परिवार के सदस्य हैं या कर्मचारी के सदस्य हैं उनकी भी मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और दुर्व्यवहार करने वाले जो दुर्व्यवहार जिन्होंने किया है उस पर हम बता सकते हैं कि वो जो है उसको हम जेल भेज सकते हैं, और ये तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि ये जो उसने किया है वो गलत है। ये सब हम उसको चीज़ें बता सकते हैं, एक बैड और गुड टच के बारे में बता सकते हैं, उसके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, तो वो रिवोट शायद करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, या ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। फिर बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि उनके बारे में जो उनने फ़ील किया वो वैसा करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। देख के हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो संकेत दिखे ही और हम महसूस कर पाएँ, जैसे कि थकान और नींद में कठिनाई, कक्षा में खराब उपस्थिति, बिस्तर गीला कर देना, और महंगे उपहारों का संचय करना, और अचानक कुछ व्यक्तियों से नापसंदगी करना, और
बहुत कम ध्यान देने लगता है अपने ऊपर। तो चोट विशेष, या फिर हम देख सकते हैं कि विशेष चोट को भी देख सकते हैं, या बैठने और चलने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चे कहानियाँ बनाते हैं, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, लैंगिक शोषण किसी बच्चे, उम्र, लिंग आदि, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे एससी में हो, जनरल में हो और किसी और जाति में नहीं हो। ठीक है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। तो ये जो आंसर हो गया इसका, तो आपको पता है कि 2 तरह के CSA होते हैं, मतलब चाइल्ड के साथ में जो अब्यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड के साथ में जो अब्यूज़ हो रहा है वो 2 तरह के हो सकते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ है जो दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ CSA है, इसके 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमको पता है। जो बाल लैंगिक शोषण होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बाल लैंगिक शोषण बोलते हैं CSA को। जैसे कि हमको पता है कि देख रेख जो दुरुपयोग होता है वो हम देख सकते हैं कि हिंसा हो भी सकती है शरीर पे और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जो जो प्रभाव होता है वो हमको कभी कभी दिखता भी है और कभी कभी नहीं भी दिखता। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे संपर्क दूर, 2 तरह के मैंने कैसे बताया, जैसे संपर्क होता है, संपर्क दुर्व्यवहार हो सकता है, और असंपर्क, संपर्क वाला भी हो सकता है। बता देती हूँ मैं आपको, संपर्क वाला भी हो सकता है और असंपर्क वाला भी हो सकता है। जैसे कि आप वहाँ पे ना कोई भी चीज़ें दिखाना, ठीक है, तो वो असंपर्क में आ जाता है अगर हम उसको दिखाते हैं, या किसी भी अंगों को उजागर करना या दिखाना, किसी बच्चे को यौन क्रिया के लिए उजागर करना या यौन क्रिया करने वाले बच्चे का वीडियो बनाना। जैसे कि हम वीडियो बना लेते हैं बच्चे का, या फिर हम उसको किसी भी तरह की साइट पे या कोई भी मटेरियल दिखाते हैं, तो वो असंपर्क हो जाएगा। लेकिन संपर्क में हम जैसे कि बच्चे के अंग में कुछ चीज़ डालना या इस तरह से ये संपर्क में आ जाता है। तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पहचान कोई निश्चित संकेत व्यवहार नहीं है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको उसको पहचान भी हम देख सकें। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्याग स्थान में होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी बात की गई है। जो बाहर जाने वाली होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो बाहर जाने वाली होती हैं और बातूनी नहीं होती, जो ज़्यादा बात करती हैं, और जो शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। गलत हो गया। नेक्स्ट, हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं और 10 को आंसर दे दिए हैं और एक भी हमने स्किप नहीं किया है। तो हम सबमिट बटन दबा के देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर ठीक हुए। तो हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो गए। अगर आपका स्कोर बेटर नहीं आता है तो आप रीडू बटन पर क्लिक करके और अपने स्कोर को सुधार कर सकते हैं, और अपने स्कोर को सुधार करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप 10 में से 10 स्कोर हो गया तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़िट करके आप अपना दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये बताना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।